तो जैसे अभी हमने देखा कि एक समान सेल का जो समूह होता है उसको टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और जिसके स्टडी को हम बोलते हैं क्या? इसके स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और सेल के स्टडी को क्या बोलते थे? साइटोलॉजी। इसके स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? चार प्रमुख प्रकार हैं इनके। चार में एक आता है पेशी ऊतक, जिसमें मस्कुलर टिश्यू। फिर तंत्रिका ऊतक, जिसमें न्यूरॉन, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन टिश्यू ब्रेन में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं। उसके बाद आता है चौथा उपकला ऊतक। उपकला क्या है? एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ही इंट्रोडक्शन ही हमें देखना है, बहुत विस्तृत में नहीं जाना है। मस्कुलर टिश्यू। ये जो मस्कुलर टिश्यू हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार इनका बनाया गया है। एक तो ऐच्छिक है, एक है अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मस्कुलर टिश्यू का जो प्रकार है वो दो ही है, जिसको रेखीय बोलते हैं, अरेखीय बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं, अनैच्छिक बोलते हैं। प्रमुख रूप से ये दो ही प्रकार हैं, जिनको वोलेंट्री बोलते हैं और नॉन वोलेंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो ये है जो वोलेंट्री हैं, जो ऐच्छिक हैं, रेखीय हैं, उनको क्या कहते हैं? ये मसल जो हड्डी से जुड़ी हुई होती है, जैसे हाथ है, पैर है, यहाँ सब की मसल जो हमारे कहने से काम करती है, जो हमारे अधीन है, हम जैसा निर्देश देंगे वो काम करेंगी, वो ऐच्छिक मसल है, वॉलेंट्री मसल है। या स्केलेटल से संबंधित मसल है, रेखीय मसल है। और इनमें क्या होता है? थकान जल्दी हो जाता है, ये थक जाती हैं, ये ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाती हैं। अभी हम बैडमिंटन खेलने लगे या रनिंग करने लगे तो कितना देर खेल सकते हैं या कितना देर रनिंग कर सकते हैं? एक समय होगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन 24 घंटा कोई व्यक्ति कह दे कि यही काम करो, ऐच्छिक जो ये मसल्स हैं, इनसे 24 घंटा काम लो, तो नहीं कर पाएंगी ये। लेकिन वही है अरेखीय मसल, जिनको अनैच्छिक कहते हैं, नॉन वॉलेंट्री बोलते हैं। ये क्या है? ये अनैच्छिक जो मसल्स हैं, ये स्मूथ होती हैं, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती। उदाहरण के रूप में लीवर है, लीवर की मसल्स। स्टमक है, वहां की मसल्स। पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है। ये छोटी आंत, बड़ी आंत, अंदर के जितने भी अंग हैं, ये हमारे कहने से काम नहीं करते, ये अपने सिस्टम से काम करते हैं। तो ये अनैच्छिक मसल इनको कहा गया है। इनकी खासियत क्या है? ये थकती नहीं है कभी। जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, कभी थकते नहीं हैं ये हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। इनमें बोन नहीं होता है, बोनलेस होती हैं ये। ठीक है। ये थकती नहीं है, और वॉलेंट्री जो होती हैं थक जाती है। तो इतना हमको ये ध्यान रखना। दो ये है। तीसरा जो प्रकार बताया गया है, इसी स्मूथ मसल्स का ही, नॉन वॉलेंट्री का ही एक उप प्रकार है, लेकिन उसको तीसरा प्रकार, तीन प्रकार की मसल्स बताई गई है। मसल्स के प्रकार में तीन बता दिया गया है। एक है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब ये हार्ट की जो मसल्स हैं, ये अनैच्छिक ही हैं, नॉन वॉलेंट्री ही हैं, लेकिन इनको एक अलग प्रकार रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि शरीर में जितने भी टिश्यू हैं, हार्ट के टिश्यू बिल्कुल अलग हैं। इनका सब सिस्टम अलग है, हार्ट का सिस्टम अलग है, तो इनको
एक अलग नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल कहाँ होती है? हार्ट में होती है। ठीक है, ये भी अनैच्छिक है, नॉन वॉलेंट्री ही है। ठीक है ना? इसके बाद ये 3 मसल्स हुई। अब हम देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? सबको पता है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन में। और एक चीज इसकी खास बात है कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और क्या है? न्यूरॉन कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद एक आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? संयोजी ऊतक, जो जोड़ कर रखता है, पूरे शरीर को बांध कर रखता है, जोड़ कर रखता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, ये प्रश्न आता है कि ब्लड कैसा टिश्यू है? तो उसका सही जवाब क्या है? ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ये जोड़ कर रखता है, शरीर को बांध कर रखता है। और ब्लड में ही एक पाया जाता है लिम्फ, जिसको लसिका बोलते हैं हिंदी में। ये लिम्फ भी शरीर को जोड़ कर रखता है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड और लिम्फ दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। और क्या है कनेक्टिव टिश्यू? बोन, ये हड्डी भी तो जोड़ के रखती है हमें, पूरे शरीर को हड्डी भी जोड़ के रखती है, तो बोन। और बोन के साथ में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। क्राइक्वाइड जो था वो पूर्ण रूप से कार्टिलेज का बना हुआ था। और जो ट्रैकिया के ऊपर सी शेप में छल्ले लगे हुए थे वो भी कार्टिलेज के बने हुए थे। तो ये कार्टिलेज और बोन, ये दोनों क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं। प्रश्न आ जाता है बोन कैसा टिश्यू है, कार्टिलेज कैसा टिश्यू है? तो कनेक्टिव है। क्यों कनेक्टिव है? क्योंकि ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, एक सेल से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को, एक अंग से दूसरे अंग को, एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? कार्टिलेज जोड़ रहा है, बोन जोड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने देखा पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन टिश्यू, और संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, इसको देख लिया। चौथा एक प्रकार है उपकला ऊतक, हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक, इन अंग्रेजी में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। वसा क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं फैट। ये जो फैट होता है हमारे शरीर में, यह एडिपोज ऊतक होता है। फैट का काम क्या है? हमारे शरीर को ये चर्बी प्रदान करता है, मतलब मांस। मांस जो होता है ज्यादातर क्या है? एडिपोज ऊतक है। और ये हमें सुंदरता प्रदान करता है। कुछ लोगों के शरीर में खूब मांस होता है तो पूरा शरीर भारी भरकम ठीक ठाक खाते पीते घर से लगते हैं। कुछ लोगों का शरीर कैसा लगता है कि शरीर में मांस ही नहीं होता है, सिर्फ हड्डी हड्डी होता है, तो उनके में एडिपोज टिश्यू कम होते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट है। और इसका काम क्या है? फैट क्या काम करता है? हमारे शरीर को चोट लगने से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ठंडी, जिसके शरीर में फैट ज्यादा होता है उसको ठंडी भी कम लगती है, चोट भी नहीं लगती है। तो ये एडिपोज ऊतक है। और जो हम्प होता है ऊंट में, जिसको कुबड़ बोलते हैं, हम्प, जिसमें लोग कहते हैं कि पानी रखता है ऊंट, उसमें क्या भरा होता है? उसमें यही एडिपोज ऊतक होता है, फैट भरा होता है। एडिपोज ऊतक, उसको उपकला ऊतक बोलते हैं। जो ऊंट के ऊपर कुबड़ होती है, ऊंचा सा भाग होता है, हम तो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्या होता है वहां पे? वहां पे ये है एडिपोज टिश्यू ही होते हैं, इनको एडिपोज टिश्यू बोला जाता है। और हमारे शरीर में कहाँ होता है? पेट,
जो ये कुछ लोगों का देखें पेट बाहर आ जाता है, बहुत परेशान होते हैं, जिम जाने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, योग करने लगते हैं, ये पेट कैसे अंदर चला जाए, कैसे अंदर चला जाए, ठीक है ना? तो ये क्या है? एडिपोज ऊतक हैं। और झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ जो हमारे शरीर में जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो उसके शरीर में झुर्री पड़ जाती है। ये जो ऊपर की स्किन होती है, क्या होने लगती है? आपस में सटने लगती है, मुरझाने लगती है। जो खिला-खिला स्किन होता है, वो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये एडिपोज ऊतक जो फैट होता है स्किन के नीचे, वो खत्म होने लगता है, नष्ट होने लगता है, कम होने लगता है, जिससे स्किन क्या हो जाती है? झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, ठीक है? तो यह टिश्यू 4 प्रकार के हैं, मस्कुलर, न्यूरॉन, कनेक्टिव, एडिपोज ये और मस्कुलर में 3 है, जिसमें रेखीय, अरेखीय, हृदयक इसको क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी, नॉन वॉलेंटरी एंड कार्डियक मसल्स। न्यूरॉन तो सिर्फ ब्रेन में पाया जाता है, न्यूरॉन सेल कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। कनेक्टिव क्या है? ब्लड है, लिम्फ है, बोन है, कार्टिलेज है। एडिपोज क्या है? फैट है। ये हमारा एक पॉइंट ये भी थोड़ा सा ही है, इसमें बस इंट्रोडक्शन ही है, हमारे में बहुत कुछ बेस में बहुत नहीं पढ़ना है, डीप स्टडी बहुत कुछ नहीं है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लड के बारे में। कुछ चीजें हैं ब्लड की जो हमारे संदर्भ में है। क्या है ब्लड? ब्लड की जो स्टडी है, ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं इसको। ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं। क्या है? ब्लड क्या है? ये नेचुरल कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड वह चीज होती है जिसको अगर क्या किया जाए? छाना जाए। जैसे हम लोग चाय को छानते हैं, किसी कपड़े में रख के अगर छाना जाए, तो इसका 100% उस पार नहीं जाएगा। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ऊपर रुक जाते हैं। क्या है ये? नेचुरल कोलाइड हैं, प्राकृतिक कोलाइड है ये। ब्लड प्राकृतिक कोलाइड होता है और पीछे देखा ही संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो संपूर्ण शरीर को जोड़ कर रखता है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ये क्षार होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। इसका बेस होता है ये, इसका पीएच होता है 7.4। 7 से ऊपर होने पर बेस बोलते हैं उसे, 7 से नीचे होने पर उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है, ये क्या होता है? क्षार होता है। इसके बाद ब्लड हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है? लगभग 5.5 लीटर मेल में, और फीमेल में कुछ कम होता है, 5 लीटर होता है। मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर होता है, रेशियो जो है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है। 5 लीटर फीमेल में और मेल में 5.5 लीटर। लेकिन हमको यही 5 ही लीटर मानना होता है कि 5 लीटर। अगर कुछ कहीं आता है तो ऐसे नहीं पूछेंगे 5 लीटर होता है कि 5.5 लीटर होता है, 5 लीटर ही उसको हम मानते हैं, मेजर करते हैं। ब्लड स्टोर कहाँ होता है हमारे शरीर में? किसी को पता है? मैसेज करें। कहाँ पे स्टोर होता है ब्लड? टेक्स्ट मैसेज करें। ब्लड हमारे शरीर में कहाँ? और कोई बताएगा? ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है? ब्लड स्टोर कहाँ? ब्लड बैंक किसको बोलेंगे? अपने शरीर में हम ब्लड बैंक किसको बोलेंगे? कौन है जो ब्लड को स्टोर करके रखता है? सर बोन मैरो, सर वो अरोटा हड्डी में के बीच में जो होता है। स्प्लीन। हाँ। और किसी ने हार्ट नहीं बताया कि हार्ट में स्टोर करके रखते हैं। अरोटा में सर।
ब्लड का स्टोर हाउस, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं शरीर में? भैया स्प्लीन को। हाँ, स्प्लीन को बोलते हैं। जो है ब्लड हमारा कहाँ पे स्टोर होता है? स्प्लीन में। प्लीहा जिसको बोलते हैं, वहां पे हमारा ब्लड स्टोर होता है। ठीक है ना? सर कब्रिस्तान तो भी वही होता है। हाँ, वही होता है। अभी देखेंगे उसको हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो ब्लड का स्टोर जो होता है वो हमारे स्प्लीन में होता है। स्प्लीन कहाँ होता है? बाएं तरफ होता है। लीवर दाहिनी तरफ होता है और स्प्लीन बाएं तरफ होता है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है। ये हमारा ब्लड वहीं पे स्टोर होता है, जिसको ब्लड बैंक के नाम से भी बोलते हैं। कभी ये नहीं सोचना कि ब्लड कहाँ पे, बोन मैरो में होता है या ब्रेन में होता है या हार्ट में होता है। ब्लड प्लीहा में, स्प्लीन में स्टोर होता है, वहीं पे रहता है। उसका ब्लड बैंक बोलते हैं स्प्लीन को। और ये शरीर में बाएं तरफ होता है। ठीक है? और ब्लड में जो मर जाते हैं, क्या पार्टिकल्स जो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, हमने पढ़ा है पीछे क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? वो जो भी पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं उनको पचाने का काम करता है, लेकिन आरबीसी में, ब्लड में, आरबीसी में ये पाया नहीं जाता है। इसलिए यह जो प्लीहा है, जो स्प्लीन होता है, जो भी पार्टिकल्स मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको क्या करता है? ये वहीं पे उनको पकड़ लेता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, स्प्लीन को, प्लीहा को कब्र भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, कब्र है, वो कहाँ पे है? स्प्लीन में है। कोलेस्ट्रॉल कितना होता है ब्लड में? हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल 200। सर लीवर में भी कुछ ब्लड का फंक्शन होता है, वहाँ प्यूरिफिकेशन या वहाँ पे भी स्टोर होता है क्या? नहीं, लीवर में स्टोर नहीं होता है। कुछ चीज वहां पे प्यूरिफिकेशन होता है। नहीं, प्यूरिफिकेशन भी नहीं होता है। अभी बताएंगे कहाँ पे क्या होता है। प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। और ये जो ब्लड है, ये यहाँ पे क्या है? कोलेस्ट्रॉल हम देख रहे थे कि लीवर से क्या होता है? लीवर से कुछ तत्व निकलता है, अभी देखेंगे क्या क्या चीज है। कोलेस्ट्रॉल में 200 ग्राम डीएल, इसका जो ब्लड का वो मापने का वो है डीएल, ये 200 ग्राम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल इसमें, ब्लड में। और क्या होता है इससे? अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। यही कोलेस्ट्रॉल ही होता है जो वेन्स में या आर्टरी में क्या हो जाता है? जम जाता है, जम जाता है। जब ये जम जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है? तो हीमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण, ब्लड का महत्वपूर्ण भाग है। क्या? आरबीसी। आरबीसी का महत्वपूर्ण भाग है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कितना होता है हमारे शरीर में? 14 ग्राम। ये डीएल को क्या बोलते हैं? अ, राम तीर्थ जी, डीएल क्या बोलते हैं इसको? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर। ब्लड डेसीलीटर का माप डेसीलीटर में किया जाता है। या इसको ग्राम परसेंट भी बोलते हैं। तो ये जो डेसीलीटर को ग्राम पर। ये मेल में 14 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन, और फीमेल में 13 ग्राम होता है। तो इस तरीके से देखें, हीमोग्लोबिन में क्या चीज होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन, जिससे शरीर मजबूत होता है। इस तरीके देखें कि हमारा जो पुरुषों का शरीर होता है, महिलाओं के शरीर से क्या होता है? मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों में हीमोग्लोबिन, आयरन ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में आयरन कम पाया जाता है। आयरन, इसीलिए देखिए उनको आयरन की जरूरत पड़ती है, आयरन की गोली भी लेनी पड़ती है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये क्या है, आयरन की मात्रा कितनी होती है, मेल में 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्क ऑफ ब्लड। ब्लड का काम क्या है, ये ब्लड क्या काम करता है। तो सबसे पहली चीज है, ब्लड ताप का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। शरीर है, हमारे शरीर का एक टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो हीट है, वो मेंटेन रखता है ब्लड। कैसे रखता है, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन हो रहा है। जब किसी चीज में सर्कुलेशन होता है, जब किसी चीज में संचरण होता है, गति होती है, तो क्या होता है, हीट होता है, गर्मी उत्पन्न होती है। और हमारे शरीर में तो 120 की गति से हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, और 80 की गति से वापस आ रहा है वेन के माध्यम से। आर्टरी में 120 की गति से ब्लड जा रहा है और वेन में 180 की गति से वापस आ रहा है। तो हीट होना तो स्वाभाविक है। तो ये ब्लड का काम है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ताप का नियंत्रण करना, पहला काम है। दूसरा काम क्या है, ब्लड क्या करता है, पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो भी तत्व पाचन के बाद, जब पाचन समाप्त हो जाता है, छोटी आंत से जब ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, तो उन पार्टिकल्स को ब्लड में डाल दिया जाता है और वह पार्टिकल ब्लड में मिलकर पूरे शरीर के सेल में पहुंच जाते हैं। तो क्या करता है, ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो भी पोषक तत्व हैं जो शरीर ने पचाया है, पाचन तंत्र ने पचाया है, उसको यह पूरे शरीर में संचालित करता है, पहुंचाता है। सेल में परिवहन कौन करता है, गोल्गी बॉडी। और पोषक पदार्थों का परिवहन का काम शरीर में कौन करता है, ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड तो पूरे शरीर में दौड़ रहा है, एक एक सेल तक जा रहा है, एक एक टिश्यू तक जा रहा है, एक एक अंग तक जा रहा है, तो सभी जगह पे ये पहुंचा देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तीसरा काम क्या है ब्लड का, गैसों का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन, आपको पता है कि से ही ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड से ही ये जो एल्वियोलाई में गैसों का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है, कहाँ पे, एल्वियोलाई में, लंग्स में। वो किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से होता है। ब्लड ही जाता है वहां पे, ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, और वही ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेके पूरे सभी शरीर के सेल को ले जाके बांट देता है। तो यह विनिमय का काम करता है। और किस चीज का विनिमय करता है, गैसों का विनिमय करता है। जो गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन किसको ले जाके दे देता है, ब्लड माइक्रोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को दे देता है। यह माइटोकांड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है और वहां से पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ले जाके लंग्स में छोड़ देता है। यही काम किसका है, ये ब्लड का ही काम है। अभी ब्लड ना रहे तो ये काम होगा ही नहीं। इसके बाद आता है ब्लड का काम, चौथा काम क्या है, चौथा काम है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। किनका परिवहन करना, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं। उत्सर्जन तंत्र में हमने पढ़ा था, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं। जो शरीर के अनावश्यक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम उत्सर्जन तंत्र में हमने पढ़ा था। 5 उत्सर्जी अंग हैं,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किडनी। किडनी हमारे शरीर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है, यूरिया, अमोनिया। लेकिन ब्लड का उसमें क्या रोल है? यह ब्लड ही है। ब्लड हमारे शरीर के जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको लेके घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और हाँ, अभी किसी ने पूछा ना कि ये लीवर का क्या काम है, ब्लड में लीवर का क्या काम है? लीवर का काम है, महत्वपूर्ण काम है लीवर का। लीवर करता क्या है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और वह ब्लड में डाल देता है, और ब्लड के माध्यम से किडनी फिल्टर करते समय, जब उसको किडनी फिल्टर करती है तो इस यूरिया को पकड़ के क्या करती है? नेफ्रॉन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो ये वर्क क्या है ब्लड का? यहाँ पे परिवहन का काम करता है और ताप के नियंत्रण का काम करता है। प्रमुख दो ही काम है, एक हीट का मेंटेन रखना, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो, पोषक पदार्थ का हो, चाहे गैसों का विनिमय हो, चाहे उत्सर्जी पदार्थों का विनिमय हो। ये तीन पदार्थों का विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है, इधर उधर लेके घूमता है। ये उत्सर्जी पदार्थों का सिर्फ लेके घूमता है, ये कुछ करता नहीं है। और किडनी वहां पे पकड़ लेती है, सबको पकड़ लेती है, किडनी छान लेती है, फिर बाहर कर देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड का निर्माण। ये ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? किसी को पता है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का स्प्लीन में निर्माण बॉन्ड मैरो में। और बोन मैरो, दो जगह होता है। हाँ, ब्लड का जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। वयस्क जो व्यक्ति हैं, जो जन्म ले चुके हैं, उनका जो ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। हड्डी के बीच में जो बोन मैरो होती है वहां पे ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन जो भ्रूण होता है, जो बच्चा गर्भ में होता है, उसका ब्लड का निर्माण लीवर के मिसोडर्म में होता है, लीवर में। यहाँ यही समझ सकते हैं, उसका निर्माण ब्लड का निर्माण उसके लीवर में होता है। ठीक है, हाँ, आरबीसी का जो है ये निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पे बोन मैरो में। ठीक है ना, आरबीसी, ब्लड में आरबीसी ही ज्यादा होती है। अभी आगे इसके पार्टिकल्स को पढ़ना है, क्या है इसमें। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी जानकारी, इसकी खोज जो है कि किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेशन का जो खोज करता है, जो जानकारी देने वाले हैं, उनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साहब ने इसके बारे में बताया था हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड महत्वपूर्ण चीज है, ब्लड उसी के बारे में पढ़े। कहाँ बनता है? हमने देखा कि ये है बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ब्लड के काम क्या है इसको भी हमने देखा कि हीट को मेंटेन करता है और एक्सचेंज करने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका। चाहे गैसों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चाहे उत्सर्जी पदार्थों का, चाहे न्यूट्रिएंट्स का, इन तीन चीजों का ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है और हीट को मेंटेन करने का काम कर रहा है ब्लड। तो ब्लड में कौन कौन सी चीजें हैं ये भी समझ लें। बहुत हमारे सिलेबस में पॉइंट नहीं है, ये भी बता दूं मैं कि ज्यादा पॉइंट इसके में इससे है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। तो इसलिए इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो ब्लड हमारा धर्म बनता है पढ़ना।